चलिए देखिए कुछ चीज़ें और आपको बताते हैं इसमें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग को अगर हम लोग कट करें तो अलग अलग पार्ट में कट करते हैं, अलग अलग लेंथ में कट करते हैं, तो किस तरीके से उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली, आप स्प्रिंग कट। एक तो मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ाया था कि किस तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, वो केस अलग है। यहाँ पर अलग चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे पास मान लीजिए कि एक ऐसे स्प्रिंग दी है इस तरीके से, इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है टोटली। जो हमारे पास जो के है किस पर बेस्ड है, मटेरियल पर। और ये कैसा मतलब है जरा समझो। जैसे समझिए कि मैंने एक स्प्रिंग सेम लेंथ की ले रहा हूँ, सेम लेंथ की, ठीक है। एक स्प्रिंग मैंने ली है एल्यूमिनियम की, और उस पर अगर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो उसमें जो एक्सटेंशन आएगा, और एक जगह पर हमने एल्यूमिनियम की जगह की स्प्रिंग की जगह पर गोल्ड की मैंने स्प्रिंग ली, और फिर 100 न्यूटन का अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो क्या दोनों में एलोंगेशन मैं खींच रहा हूँ, मतलब दोनों में 100 न्यूटन से खींच रहा हूँ, और सेम लेंथ है, लेकिन एक बनी है एल्यूमिनियम की और एक बनी है गोल्ड की, तो क्या दोनों में सेम खिंचाव आएगा? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम खिंचाव नहीं आएगा। इसका मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर, क्योंकि एक जगह पर एल्यूमिनियम है और एक जगह पर गोल्ड है, तो अलग अलग एक्सटेंशन आता है, इसलिए ये स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल प्रॉपर्टी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनो, इस पूरे की लेंथ मैंने एल ली है। अच्छा, यहाँ पर जो स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग वो हम लोग कैसे लेते हैं, मासलेस। ये मासलेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मासलेस स्प्रिंग में अगर आप यहाँ पर कोई भी फोर्स लगाते हो तो आप हमें बताइए क्या हर एक पॉइंट पर इसका जो फोर्स होगा क्या वो सेम एफ होगा कि नहीं होगा, होगा। बट अगर मास, अगर हमारा मान लीजिए मास आ जाता है स्प्रिंग में, और एक्चुअली में मास होता है, तो अगर मास आ जाए तो जो हमारा फोर्स है वो लगातार यहाँ पर कम फील होते हुए जाएगा, डिक्रीज होते हुए जाएगा। और मैं आपको ये केस कराऊंगा जब हम बात करेंगे जब SHM की है ना, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से मास में वेरिएशन होने की वजह से टाइम पीरियड में चेंज आता है और किस तरीके से फोर्स वेरी करता है, वो भी हम आपको बताएंगे। वो बताएंगे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, है ना। तो अब यहाँ पर जितना फोर्स लगा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पर सेम FF फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर इलास्टिसिटी एक टॉपिक है, उस इलास्टिसिटी में एक हुक्स लॉ पढ़ाया जाता है। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास जैसे F है तो वो प्रोपोर्शनल होता है x के। यहाँ पर बात हो रही है मैग्नीट्यूड की, कि अगर आप इसे अगर अगर यहाँ पर F लगा रहे हो तो हमें मालूम है इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आ ही जाएगा भाई। जैसे अगर आपने अभी तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था इसलिए इसकी लेंथ L है, बट जैसे ही फोर्स लगाओगे तो सीधी सी बात, इधर तो कोई स्प्रिंग में फोर्स है नहीं, तो ये खींचना स्टार्ट करेगा, आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, और जब ये स्प्रिंग फोर्स लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि इसमें एक्सटेंशन आ रहा है, और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो kx होता है। तो जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे के तो फिक्स है, मटेरियल पर एक फिक्स मटेरियल के लिए एक फिक्स के होता है, तो के फिक्स है, और आपने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग फोर्स पहले था नहीं, फिर धीरे धीरे खींचा तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, के इंटू एक्स। तो आपने आगे बढ़ाया तो इसका मतलब है x बढ़ा तो kx बढ़ा, kx बढ़ रहा है, एक ऐसे टाइम तक बढ़ेगा जब तक इस फोर्स के बराबर ना हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आया होगा। बट अगर हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करें तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा होगा और एक्सटेंशन आगे लग रहा होगा, मतलब आगे एक्सटेंशन हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये सिचुएशन में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इसे इक्वल करोगे तो कांस्टेंट आता है, इसे के बोलते हैं। ये हमारे आता है बाई हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या है मैं इलास्टिसिटी में आपको बताऊंगा। इसी पर बेस्ड अगर हम लोग स्प्रिंग के लिए देखा जाए, फॉर स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के लिए क्या बन जाएगा कि हमारे पास के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये जो है हमें हुक्स लॉ से समझ में आता है कि के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको बोला हर एक पॉइंट पर फोर्स हमारा सेम है, चाहे तुम उतने के लिए देखो चाहे इतने के लिए देखो, फोर्स हमको सेम मिलने वाला, पूरी स्प्रिंग में सेम मिलेगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई, है ना। तो इससे अब हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे।
पहले आप जो है इतना चीज़ें नोट करो, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ में किस तरीके से चेंज आएगा। तो हमें मालूम है कि ये K इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कुछ, तो आप इसे y मानो, इसे x मानो और इसे c मानो। तो एक ग्राफ याद होगा आपको CY/X का, जो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ऐसे। इसका ग्राफ ये बनेगा। तो हो सकता है आपसे ग्राफ भी पूछ ले। तो ये इसका ग्राफ है। अब इस ग्राफ से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ। ग्राफ से संबंधित मतलब हट के क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि हमारे पास जो स्प्रिंग है वो मैंने इसे 3 भागों में काट लिया। पहले वाले की लेंथ मैंने L1 ली, दूसरे वाले की L2 और तीसरे वाले की L3। मैंने इस पूरी स्प्रिंग को 3 पार्टों में काट लिया और सभी की जो लेंथ है वो हमारे पास इक्वल नहीं है, अनइक्वल लेंथ में काटा। ऐसे लिखो कि स्प्रिंग कट इनटू 3 अनइक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि तीनों अलग अलग लेंथ में काटा। हमें ये बात मालूम है कि KL कांस्टेंट होता है, इसके बेस पर मैं ऐसा मान सकता हूँ कि लेंथ अगर अलग है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 होगा, और ये K तो पूरे का था, ठीक है, और यहाँ से इसका K2 होगा इतने लेंथ का, इसका K1 और इधर का K3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इक्वल रहेगा तो इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K3 L3 और इज इक्वल टू KL। KL तो हमारा एक जनरल था। इस ट्रेंड से मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको करवाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन ऐसा है कि ये गिवन है कि इसकी जो लेंथ जो हमने कट की है उसका रेशियो दिया है 1:2 2:3। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि पूरी लेंथ अगर हम लोग देखें तो इसमें L है और हमारे पास ये सिचुएशन दी है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, जरा मैं इसमें एक, हाँ ये गिवन है और इसमें फाइंड क्या करना है वो देख लो पहले, उसके बाद हम लोग करते हैं। ये ठीक है, तो ये हमारे पास हमको ये फाइंड करना है, ये निकालो, ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करो। कर लिया, चलो देखो करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से बात करें, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि इनकी सभी की लेंथ को अगर हम लोग जोड़ें तो क्या हो जाएगा हमारे पास L1 + L2 + L3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। ठीक है, तो एक सेगमेंट की लेंथ को मैं ऐसे मान ले रहा हूँ कि इस वाले सेगमेंट को जनरल कि लेट L1 इज इक्वल टू L डैश, ऐसा मान लेता हूँ। तो इसका हिसाब से अगर हम देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं L डैश प्लस 2L डैश प्लस 3L डैश, और हम ये भी जानते हैं तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास L आया होगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए बन जाएगा 6L डैश इज इक्वल टू L। ठीक है, अब हम लोग जो हमने एक जनरल फार्मूला देखा था उसी से देखते हैं। हमारे पास आया था KL इज इक्वल टू K1 L1, पहले इसी से देखते हैं। तो K तो हमारे पास पूरा था और ये L क्या है हमारे पास, L अगर देखा जाए तो 6L डैश है और इज इक्वल टू K1 हमको निकालना है और ये हमारे पास L डैश है। भाई अगर देखा जाए तो L1 की लेंथ को मैंने कितना लाया L डैश, तो यहाँ से हमारे पास कितना हुआ, इसे अगर काटें तो हमारे पास हो गया K1 इज इक्वल टू 6K। सेम हम KL को K2 L2 लिख सकते हैं। ये किससे मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था सभी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसको क्या लिख सकते हैं 6L डैश, अभी हमने देखा यहाँ से, और ये हमारे पास बन जाएगा K2 और L2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 2L डैश।
ठीक है, ये हमारे पास L2 हो गया, यहाँ से इसे कट करो तो हमारे पास कितना आ गया, K2 की वैल्यू आ गई 6K/2। सेम अगर हम बात करें KL = K3L3, इसके बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं 6L- और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3L-। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास K3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो लिख सकते हो 6K/3। तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो रेशियो क्या बनेगा, तो आप एलसीएम लो, ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा। वैसे हम लोग एक काम करते हैं, इसे काट ही लेते हैं, सीधा सीधा है ही। तो यहाँ से ये 3, ये 1, यहाँ से ये 2 और ये, तो देखिए K तो कॉमन है, तो यहाँ से अगर देखें तो रेशियो हमारे पास इन तीनों जगह से देखें तो हमारे पास K1:2, K2:2, K3 को लिख सकते हैं, पहला है 6, दूसरे का है 3 और इसका है हमारे पास 2। इस तरीके से हम यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं, उनका रेशियो निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी को समझ में आया होगा। वैसे में इसको डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे, पहले से नोट करो फिर मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करना। नोट कर लिया, अब सुनो, अगर हमको इस वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट लेना है तो हमें क्या करना है कि पहले बताइए कि लेंथ का रेशियो तो हमको गिवन होगा, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का अगर हमको रेशियो निकालना है तो बताओ यहाँ पर अगर हम लोग इसको जोड़ें तो कितना आएगा, 6, कितना आएगा 6, और 6 में इसके जो पहली वाली लेंथ है उसका रेशियो कितना 1। तो आप क्या करो 6K, क्योंकि K के टर्म में लिखना है तो टोटल हमने जोड़ा 6 और मल्टीप्लाई करो K से, तो टोटल हो गया 6K। और L1 का जो हमारे पास सेगमेंट है वो हमारे पास है 1, तो आप लिखो 6K/1। अब L2 के लिए क्या लिखोगे, टोटल हमारे पास है सम 6 मल्टीप्लाई करो K से और डिवाइड करो इसके सेगमेंट से 2 से, तो कितना आया 3K। L3 कैसे लिखोगे, टोटल है इसके 6 मल्टीप्लाई करो K से हो गया 6K और डिवाइड हमारे पास करो 3 से, तो कितना 2K आ जाएगा। देखो डायरेक्ट आंसर, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर 6:3:2। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखो आप ओरली करना, सॉल्व करना नहीं ओरली करना। कैसे बेसिक प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया करना कैसे है, कैसे आता वो ये तरीका है, लेकिन ओरली अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से देखो, मैंने बोला कि हमारे पास अभी भी मैं 3 पार्ट में ही कट कर रहा हूँ, और अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें रेशियो दिया है 3:2, 4:7। अब आप डायरेक्ट इसका आंसर बोलो, अगर हम लोग पहला रेशियो बोलें तो क्या लिखेंगे आप बताओ, टोटल सम करो कितना आएगा 14 मल्टीप्लाई K, जैसे पहले K1 ही लिखते, देखो K1 को लिखोगे तो क्या आएगा, सम करो तो आएगा हमारे पास 14K/3। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। K2 क्या करोगे, K2 के लिए आप करोगे 14K/4। K3 के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे 14K/7। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम लेना है। अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, इस पूरे सेगमेंट से आप K1:2, K2:2, K3 लिखोगे तो क्या लिखोगे 14K/, क्योंकि K तो हटा ही दोगे, वो तो कॉमन फैक्टर है, तो 14/3:2, 14/4:2, 14/7। एक तो आपको डायरेक्ट ऐसा लिखा मिल सकता है, या डायरेक्ट आप एक एलसीएम ले लो। अगर डायरेक्ट आपका ये जो फ्रैक्शन पार्ट में ना लिखा मिले तो आपको हो सकता है डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू में लिखा मिले। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम ले लो, और फिर जो एलसीएम आएगा तो डिनोमिनेटर को खत्म कर देना, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसी हिसाब से हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि मैं इस स्प्रिंग को 3 पार्ट में इक्वल पार्ट में कट करूं, ऐसे समझ, देखो मैंने क्या बोला कि हम लोग अगर इक्वल पार्ट में अगर कट करें तो क्या होगा, तो मैंने बोला 1:1:2। आप बताओ इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए। आप बोलोगे सर K1 बनेगा, टोटल सम 3 मल्टीप्लाई करो K से आया 1, हमारे पास फिर से टोटल 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 मल्टीप्लाई करो K/1, K3 क्या आएगा 3K/1। तो देखा जाए तो हमारे पास जो आया वो सेगमेंट क्या आया, स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स बढ़ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स बढ़ गया। मेरी बात समझ आ रही? तो रेशियो इसका भी आएगा 1:1:1, बट 3 टाइम्स इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ी है। अब सोचो कि अगर मैं 3 इक्वल पार्ट में काटा हूं तो लेंथ घटी है। लेंथ कितना हुआ, हर एक सेगमेंट की लेंथ
अगर इक्वल पार्ट में बोलूँ तो इसके हिसाब से, तो हर एक सेगमेंट के, अब ये इक्वल बोलो 3 इक्वल, तो ये L/3, ये भी L/3 और ये भी L/3। इसके अकॉर्डिंग जब लेंथ हमारी इस तरीके घट रही है, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट 3 के हो रहा है, तो जितने टाइम्स आप इसे इक्वल पार्ट में काटोगे उतने ही टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट हर एक पार्ट का बढ़ेगा। एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से n इक्वल पार्ट में काटूं, तो आप बताओ कि जब ये रेशियो ले रहे हो तो कितने टाइम तक लिखोगे, 1:1:n तक, तो क्या तुम्हारे पास n के हो जाएगा, यहाँ पर भी n के, यहाँ पर भी n के, तो स्प्रिंग कांस्टेंट उतने टाइम्स ही बढ़ जाएगा जितने पार्ट में आप इक्वल में काटोगे। 3 में काटोगे तो 3 के, अगर 7 इक्वल पार्ट में काटोगे तो 7 के, अगर आप 100 इक्वल पार्ट में काटोगे तो 100 के, और अगर आप n इक्वल पार्ट में काटोगे तो n के। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। और देखना, आप अगर डिफरेंट किसी भी जगह की कोचिंग के आप मटेरियल अगर उठा के लगाओगे, ये IIT या JEE मेन नीट का हर जगह पर ये क्वेश्चन दिए हैं, तो कोई भी अगर बुक भी उठा के लगाओगे तो भी आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे और ईजिली मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया और उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। एक और इसमें बता देता हूँ, स्प्रिंग का अगर मैंने केस लिया ही है तो पैरेलल स्प्रिंग और सीरीज अगर हमारे पास रहता है तो उसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। हालांकि इसका प्रूफ तो भी मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे हम लिखते हैं कि स्प्रिंग पैरेलल है तो हमारे पास ये आएगा इसका के इक्विवेलेंट, और सीरीज होगा तो के इक्विवेलेंट कैसे आएगा अभी तो नहीं बता रहा, बड़ा आपको मैं ये SHM में इसका प्रूफ बताऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है। मान लो कि मैं स्प्रिंग के बारे में बात करूँ, अब सिर्फ स्प्रिंग के लिए। पहला, अगर आप लोग बात करें स्प्रिंग इन सीरीज, अगर स्प्रिंग सीरीज में है, जैसे मान लीजिए अभी हम एक सिंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, एक स्प्रिंग अगर हमारे पास दी है, इसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और अगर मैंने फोर्स अगर यहाँ पर लगाया, तो आप बताओ कि अगर हमारे पास, जैसे ये नेचुरल लेंथ में था पहले, जब फोर्स नहीं लगाए थे, बट फोर्स लगाने के बाद ये यहाँ तक पहुँचेगा, कुछ खिंचाव आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो f है उसके बराबर kx हो जाएगा, तभी जाके ये रुक जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ चुका है। मैग्नीट्यूड के तौर पर अगर बात करें तो हमारे पास ये और ये इक्वल रहते हैं, तो हम लोग अगर वेक्टर ना लगाए तो डायरेक्ट हाफ f इज इक्वल टू kx लिख सकते हो, और x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या लिखोगे, f/k। तो कितना एक्सटेंशन आया होगा तो हम लोग इसे इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। जब किसी भी क्वांटिटी पर अगर हमारे पास वेक्टर या मॉड अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखना ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उस पर वेक्टर दिखाया जाता है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब उसके अगर ये नॉर्मल लिखा तो ये वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और ये मतलब क्या होता है कि किसी भी वेक्टर का अगर मॉड ले लिया जाए तो भी मैग्नीट्यूड ही है, मतलब ये चीज और ये चीज एक ही लिखी है, ऐसे समझना आपको, ठीक है। देखिए अब अगर हम लोग यहाँ से बात करें, अगर मान लीजिए सीरीज, अगर हम लोग सीरीज स्प्रिंग लें तो कैसे लिखेंगे, तो स्प्रिंग हमारी अगर सीरीज में है, जैसे एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है, ऐसे कोई ब्लॉक है, और हमें बात करना है कि इसका एक्सटेंशन कितना आएगा, कितना एक्सटेंशन आएगा, तो हमें इसमें x या एलोंगेशन कह सकते हो, कितना एलोंगेशन इसमें आएगा अगर मैंने इसमें F फोर्स लगाया तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले k इक्विवेलेंट निकालना इंपॉर्टेंट है। तो k इक्विवेलेंट जब हमारे पास सीरीज में होता है तो ध्यान रखना इस बात को, ये फॉर्मूला तो इसका ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। बट यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्प्रिंग आ जाएं तो आप f को k इक्विवेलेंट इंटू x लिख सकते हो, और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो f अपॉन k इक्विवेलेंट हो जाएगी, और k इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, इसे उठा के रख दोगे तो हमारा एलोंगेशन आ जाएगा। इसे नोट करो, तब हम आगे बता रहे हैं फटाफट।
देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास जैसे सीरीज की जगह पैरेलल दिया हो, तो पैरेलल का केस कैसा होगा वो देखो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग ऐसे दी है, एक स्प्रिंग ऐसे दी है, और ये हमारे पास मास है, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। F लगाएंगे तो एलोंगेशन आएगा, फिर से हमको एलोंगेशन निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास फिर से वही होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा स्प्रिंग आ जाए तो आपको लिखने का तरीका यही होगा कि F इज इक्वल टू K इक्वलेंट इंटू एक्स। तो x निकालोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे F अपॉन K इक्वलेंट। लेकिन इसके लिए K इक्वलेंट क्या होगा, तो जब पैरेलल होती है तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं K1 प्लस K2, ये लिखने का तरीका है। तो फाइनली आपके लिए बनेगा बार बार वही फॉर्मूला। हमारे लिए यहाँ पर टास्क किया है कि आप इसकी K इक्वलेंट वैल्यू फाइंड करो। तो मैं एक दो इलस्ट्रेशन और ले रहा हूँ, और किस तरीके से इनके क्वेश्चन को करना है वो देखिए, आप नोट करो। चलिए देखो, जैसे कि यहां पर मैंने एक ब्लॉक ऐसे रखा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, और इसका K3 है। इन दोनों के लिए अगर हम लोग बात करें, हमें फाइनली फिर से हमें क्या निकालना है, K इक्विवेलेंट। तो पहले बताओ ये क्या है, सीरीज का क्या लिखोगे, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और जो इसका K इक्विवेलेंट आया उसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा, और प्लस कर दो K3। तो क्या हम इसका K इक्विवेलेंट उठा के इस जगह रख देंगे तो क्या यहाँ पर एलोंगेशन आ जाएगा। जैसे एलोंगेशन निकाल रहे हैं सेम कंप्रेशन की वैल्यू भी सेम आएगी, कंप्रेशन और एलोंगेशन में कोई अंतर नहीं होगा। अगर आप इस F को ये हम एलोंगेशन का मतलब बाहर की तरफ खींच रहे हैं इसलिए यहाँ पर खिंचा हुआ आएगा। अगर इस F के डायरेक्शन को आप अंदर की साइड कर दोगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेशन के लिए x कितना आएगा, वो भी यही आएगा जितना आप यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो। ध्यान रखना सेम होगा, कंप्रेशन और एलोंगेशन में कोई अंतर नहीं। एक और लास्ट क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, देखिए देखिए मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है और एक स्प्रिंग इधर है, एक स्प्रिंग इधर है। अभी दोनों के दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में स्टार्टिंग में, बट मैंने क्या किया कि इसको ऐसे पलक खींचा। तो जब ऐसे पलक खींचेंगे तो बताओ दोनों स्प्रिंग सीरीज का काम करेंगे या पैरेलल का काम करेंगे। अपने मन से सोचो, पहले स्क्रीन पॉज करके सोचो कि ये दोनों स्प्रिंग किसका काम करेंगी, सीरीज या पैरेलल का। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि कुछ देर बाद ये ब्लॉक यहाँ पहुँचा होगा, और जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो क्या होगा। अब सोचो, ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हुई होगी, तो इसका स्प्रिंग फोर्स जब ये कंप्रेस करी तो स्प्रिंग किधर फोर्स देगी, इधर। तो आप लिखोगे K2 इंटू एक्स, क्योंकि ये हमारे पास एक्स ही जो खींच रहे हो वो तुम्हारा एक्स इधर होगा, और ये कंप्रेस भी कितना हो गया, एक्स, क्योंकि नेचुरल लेंथ दोनों के लिए यही है। बट जब ये ऐसे ब्लॉक आगे बढ़ा होगा तो ये वाली स्प्रिंग क्या करी होगी, खींची होगी, और जब ये खींची होगी तो आप बताओ कि स्प्रिंग क्या चाहिए दोबारा अपने पोजीशन में आने के लिए, K1x का एक फोर्स लगाएंगे। तो दोनों के दोनों देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, और एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब ये हो गया कि K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 हुआ। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अगर हम बात करें तो स्प्रिंग फोर्स क्या बना होगा, आप बोलोगे सर स्प्रिंग फोर्स K1x प्लस K2x बना होगा, और ये क्या हो गया K1 प्लस K2 इंटू एक्स। तो ये क्या है, K इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ये पैरेलल का काम कर रही है। तो फाइनली इसमें अगर ये पूछा जाता कि कितना इसमें इस वाले के लिए मतलब कंप्रेशन है या एलोंगेशन है, तो आप फिर से यहाँ पर ये वैल्यू रख देते और हमारे पास ये आंसर आ जाता। ठीक है, तो ठीक है, तो कुछ हम और आपको अलग से और क्वेश्चन करा देंगे, जो इसमें कुछ हट के कुछ मैंने एक दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, वो भी मैं आपको कुछ अगली वीडियो में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करा देंगे। तो लगभग सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, और अगर आप इतना कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे ना जेईई मेन का, ना तो नीट का, और एडवांस के भी लगभग आप उस लेवल तक सोचना स्टार्ट कर जाओगे। अगर आपने सारे वीडियो मेरे कंस्टेंट और एनएलएम के अगर देखे हैं तो मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि आपको एडवांस की लगभग चीज़ें
तक आप इजीली सोच पाओगे और कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। मैंने यहाँ पर नीट और जेईई मेन और हर तरीके की हर चीज़ को कवर किया है। जो बच्चा इसमें नीट वाला है तो ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें हमने एडवांस की भी चीज़ें इसमें कवर करी हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हर एक कैटेगरी के बच्चे देखने वाले हैं। तो आपको देख के पता चल जाएगा, कुछ जगह पर मैंने बोला भी है कि ये जो टॉपिक है ये पर्टिकुलर एडवांस के लिए है, और कुछ चीज़ें आपको देख के ही समझ आ जाएगी कि हाँ यार कौन सा एडवांस का है। तो मैंने कवर सब किया है बिल्कुल जीरो से लेके और एडवांस तक का, और कुछ और अच्छे लेवल के एडवांस के क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से करा देंगे। अभी तक के लिए बाय।